हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देख रहे थे, उसका केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 3 है, आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेल लॉ एक्सप्रेशन एंड द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये जो तीन टॉपिक आपको यहाँ पे दिए हैं, ये तीनों टॉपिक यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक की बात करो कि हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए, तो प्रीवियस टॉपिक में सबसे मेन था आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो टॉपिक था, इसी टॉपिक के ऊपर ये जो आपका पूरा आज का वीडियो रहने वाला है। ओके, चाहे आप ग्राफ वाला देख लो या फिर आपका ये मतलब तीनों टॉपिक आपके इसी के रिगार्डिंग या इसी से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा भी था कि किस तरीके से आप अलग अलग यूनिट को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते थे पहले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, और आज के लेक्चर में जो हाईलाइट है वो आपको सबसे पहले जाननी होगी कि जो काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने दो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हो, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फिर पीआई इक्वेशन हो, ओके, पी वाई क्यू इक्वेशन हो। आज हम लोग अगर देखेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पे सपोज कोई भी एक रिएक्शन लिया, ठीक है, ये हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा एक जो एक रिवीजन होता है ना, वो हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है और क्या क्या चीजें आपको याद है। ओके, हमने क्या किया था, जो हमारा प्रीवियस वाला जो लेक्चर लिया था हमने, ओके, इसमें केमिकल काइनेटिक्स में जो सेकंड वाला वीडियो था, उसके अंदर अगर देखो तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं। ओके, ये आपके पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और अगर आपको इस रिएक्शन का सिंपली अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आप लिख सकते हो इसका, तो आप बिल्कुल आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड कैसा आता है आपका, ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे आपका अपॉन स्टोइशियोमेट्री में क्या है आपका 1 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डी बी अपॉन डी टी, ये हो गया। और स्टोइशियोमेट्री में क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये आपका दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा आपका डी सी अपॉन डी टी। ओके, और आपका स्टोइशियोमेट्री में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका डी डी अपॉन यहाँ पे डी टी। ओके, और स्टोइशियोमेट्री में आ जाएगा आपका यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको अगर आपको कभी भी रेट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, तो आप आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन का। आपको अभी कोई भी दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करके ही, आपको पता है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपको आप सभी को पता है। ठीक है, हम लोग किस तरीके से लिखते हैं रेट, ठीक है, रेट इज इक्वल टू आपका के हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे ए की पावर एक्स और वाई की पावर क्या है, वाई है। तो ये हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल करने वाले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए, या फिर जो अलग अलग ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो जो हमने यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन लिया है, ओके, ए बी सी डी का, उसको मैं यहाँ पे सपोज एक इक्वेशन 1 देता हूँ, और जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको इक्वेशन 2 देता हूँ। ओके, तो दो इक्वेशन आपके पास बने। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सिंपली ये बताना है कि क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। मैं यहाँ पे सिंपली आपको लिख के दिखाता हूँ, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका क्या 1 अपॉन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन ये आपका डी टी आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बी, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आपका डी सी अपॉन डी टी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आपका पॉजिटिव आपका डी डी अपॉन ये डी टी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन डी आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे आपको जो उसकी वैल्यू है वो आपको दी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है, ए यहाँ पे इसका x का पावर, यहाँ पे आपका b, और यहाँ पे इसका y का पावर, ये भी क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन।
तो आपको मेरे हिसाब से इसमें नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ना आपका डी ए अपॉन डी टी और वन अपॉन ए है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। ओके, कि क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे नहीं, इधर ही करते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो माइनस आपका डी ए अपॉन डी टी है, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ए है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे के, इसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, इसके साथ हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे जो क्या बनेगा हमारा डी ए अपॉन डी टी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, तो ये आपका ए के हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का एक्स पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वाई पावर। ओके, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए हो गया। ठीक है, जिसको हमने क्या किया यहाँ पे, जो आपका इक्वेशन 1 है वो हमने यहाँ पे दिया है। ओके, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे सेकंड वाला करते हैं, ये आपका जैसे फर्स्ट वाला हो गया, उसी तरीके से सेकंड वाले को भी क्या हम कर सकते हैं, तो ये सेकंड वाला क्या है आपका 1 अपॉन बी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका माइनस डी बी अपॉन डी टी है। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या करते हैं इसको के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई है। ओके, इसको फिर अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका माइनस डी बी अपॉन डी टी आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी के आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे आपका एक्स पावर और यहाँ पे वाई पावर, और ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, उसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं जो है आपका प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में ऑफ कोर्स आपका ये पॉजिटिव आएगा, तो 1 अपॉन सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आई यहाँ पे आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू आपका के आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, बी की पावर वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ से जो सी है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सी के हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए की पावर एक्स और वाई की पावर बी की पावर वाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सी, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, उसी तरीके से हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है 1 अपॉन डी है। ठीक है, प्लस आपका डी डी अपॉन डी टी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू के हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए की पावर एक्स है बी की पावर वाई है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी डी अपॉन डी टी। ओके, इज इक्वल टू डी के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की पावर वाई, और ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डी। ओके, ये आपका क्या हो गया फोर्थ नंबर का इक्वेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या मुझे बताओ कि आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाए एक सेपरेट सेपरेट हर एक का, तो क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना, आपको ये सिंपल सा जो एक आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा गया है एज कंपेयर करके आपको रेट को, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई दिक्कत अभी नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ तक आपको समझ गया? अभी यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन के तौर पर। ओके, और इस ऑब्जर्वेशन के तौर पर, ओके, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इसका जो ऑब्जर्वेशन है इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू द आपका जो 1, 1, 2, 3, 4 जो आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं क्या यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, या फिर आपका जो रेट कांस्टेंट है, ओके, ये रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस के लिए, ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए, अपीयरेंस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या मैं इसको रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो आपका स्टोइशियोमेट्री है, ओके, ये आपका स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लीकेशन
किसका होगा, आपका रेट कांस्टेंट का होगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट। ओके, ये आपका क्या है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, जो आपका रेट कांस्टेंट है फॉर अपेयरेंस, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। जो भी आपका स्टोइचियोमेट्री है उसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको मुझे एक सिंपल सा डायरेक्ट जो एक ये है आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किसमें अगर आपको रेट कांस्टेंट पूछा जाए, ओके, किसी का भी, तो आप कैसे निकाल सकते हो। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक रिएक्शन दिया है 4A प्लस आपको 2B, और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है आपको प्रोडक्ट में क्या दिया है 3P, और यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट दिया है, और आपको यहाँ पे सिंपली पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको पूछा है, यहाँ पे ए का पूछा है, ओके, डिसअपेयरेंस ऑफ ए पूछा है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये डिसअपेयरेंस ऑफ बी पूछा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो अपेयरेंस है उसका अपेयरेंस ऑफ टी पूछा है। ये वैल्यू आपको क्या दी है, यहाँ पे आपको ये 4K दी है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 2K आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3K आएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, जो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से किया है आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा तो आपका भी आंसर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, एक बार में आपको क्लिक हो जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे जो भी आपका डिसअपेयरेंस ऑफ ए था उसको डायरेक्ट रेट कांस्टेंट से आपको क्या करना था, स्टोइशियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर देना था। ओके, और स्टोइशियोमेट्री को अगर आप रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो जो है आपका के, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला था। यहाँ पे सिंपल आपको ऊपर फॉर्मूला लिख के दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और मैं आपको एक जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको एक यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर किया है, सपोज मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ पे 2A प्लस आपका 3B प्लस 4C, ये आपका एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को मैं क्या करता हूँ, ऊपर आपका K है और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2D आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे आप सिंपली ये बताओ कि अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है ए का, ठीक है, तो क्या मैं रेट कांस्टेंट ऑफ ए निकाल सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट ऑफ ए है, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए क्या है आपका, यहाँ पे के ए है, ठीक है, और के ए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए के भी लिख सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकता हूँ, 2K भी लिख सकता हूँ। ओके, उसी तरीके से मैं क्या यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी के इज इक्वल टू आपका 3B आ जाएगा। उसी तरीके से सी का भी निकाल सकता हूँ, जो है आपका रिएक्टेंट साइड में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आपका यहाँ पे के आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपका ये 4C आ जाएगा। डी का भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2K। ओके, अभी मुझे बताओ अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए, सपोज मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ओके, तो वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी क्या होगी, ये आपको अगर पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप जितने भी वैल्यू आपको दी है, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दोगे आप। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2K दिया है, ठीक है, प्लस आपका 3K दिया है, प्लस आपका 4K दिया है, प्लस आपका 2K दिया है। ओके, अगर आप सभी को यहाँ पे ऐड करते हो तो आपको कितना आने वाला है, यहाँ पे आपको आने वाला है 11K, ठीक है, और के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें कट हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 11 जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे आने वाली है। ओके, जो इसका जो वैल्यू है आपको ए बी सी डी का सिर्फ आपको वैल्यू पूछा है, रेट कांस्टेंट के साथ आपको इसको नहीं बताना है, ठीक है। तो क्या आप मुझे अभी बता सकते हो, क्या ये डिफिकल्ट है आपके लिए, इम्पॉसिबल है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत सिंपली आप टैकल कर सकते हो, और आसानी से ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज आपके पास रिएक्शन दिया है आपका 3A प्लस 4B, ओके, इट गिव्स आपका 5C, ओके, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है
जिसमें अगर आपको यहाँ पे के ए की वैल्यू, यहाँ पे के ए की वैल्यू और के बी की वैल्यू और के सी की वैल्यू आपको रेशो में दी है, ओके। और रेशो में दी है तो आपको सिंपली इसको फाइंड करना है कि क्या आएगा। सपोज यहाँ पे के ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये 3:4:5 है, ठीक है। बी आपको दिया जाए यहाँ पे 5:3:4 है, ठीक है। सी आपको दिया जाए यहाँ पे 4:3:5 है। डी आपको दिया जाए यहाँ पे आपका 3:5:4 है, ओके। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। सपोज मैं क्या मानता हूँ, जो आपका के है, के ए को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 के मानता हूँ, ठीक है। के बी है, बी की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे जो आपका स्टोइशियोमेट्री है वो रखता हूँ, यानी 4 के, ठीक है। यहाँ पे आपका के सी है, के सी की जगह मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे आपका 5 के रखता हूँ, ओके। तो ये अभी मुझे क्या करना है, ये जो आपका के ए है, के बी है, ठीक है, और के सी है, इन तीनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो के ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 के है, ओके। यहाँ पे ये कितना है 4 के है, और ये कितना है आपका 5 के है। अभी मुझे बताओ ये सारे के सारे किसमें है, प्रोपोर्शन में, तो आसानी से यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से ये काट दिया है। आपका यहाँ पे जितने भी के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कट जाएगी, क्योंकि के क्या है आपका कॉमन है। तो यहाँ से के की वैल्यू अगर कट जाती है तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:4:5, ओके। तो 3:4:5 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रहा है, ओके। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। आपके लिए एक क्वेश्चन और भी अगर चाहिए तो आपको दे सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा सकता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। अभी कुछ और जो नई बातें हैं वो हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अगर रेट कांस्टेंट के बारे में आपको पूछा जाए तो आपने बता दिया। अभी अगर मैंने इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट पूछा तो आप कैसे निकालोगे, ओके। तो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट भी आपको निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप प्रीवियस वाले में देखोगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ अपेयरेंस आपको निकालने आ गया, जो आप निकाल सकते हो स्टीरियो जो स्टोइशियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप रेट कांस्टेंट से, जो है आपकी के की वैल्यू, ओके। यहाँ पे अगर आपको मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल दूं, एक और यहाँ पे आपको एक और टर्म है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं। जैसे आपको पूछा जाए इंडिविजुअल, ओके, तो आपको पता है इंडिविजुअल मतलब सिंगल एक आपका होगा, ठीक है। तो अगर आपका इंडिविजुअल अगर आपको पूछा जाए रेट कांस्टेंट तो आप उसको कैसे निकालोगे, ओके। इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट, तो इस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे ये आपको मुझे बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, आपका जो स्टोइशियोमेट्री है, ओके। स्टोइशियोमेट्री को आप सिंपली क्या करो दो, मल्टीप्लाई कर दो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से, ओके। तो ये आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ओके। आपको भी यहाँ पे सेम करना है, जिस तरीके से आपने पहला वाला किया था अपियरेंस का, उसी तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअल का भी करना है आपको। और ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना चाहिए कि किस तरीके से जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी भी, तो आप बिल्कुल भी घबराने नहीं चाहिए और आप आसानी से ऐसे सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है ए प्लस आपका स्मॉल बी कैपिटल बी, इट गिव्स द आपका पी यानी प्रोडक्ट। अभी अगर मुझे इसका रेट लिखना है, रेट कांस्टेंट लिखना है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल हमने ये 2-3 स्टेप क्या किए, हटा दिए, और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये आपका ए है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ पे आपका एक्स आएगा, यहाँ पे आपका वाई आएगा, ओके। जो वैल्यू है आपकी एन की एक्स प्लस वाई, तो ये आपको समझ गया होगा। और ये क्या है आपका एक्स एंड वाई क्या है आपकी, ये जो वैल्यू है ये ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द ए बी है, ओके। ये क्या है आपका ऑर्डर है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका ए एंड बी हो, ओके। तो ए और बी का क्या है, ये ऑर्डर है आपको जो दिया है ऊपर, या अगर आपका 1 है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, या अगर आपका 0 है तो 0 ऑर्डर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, जो आपका क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए यानी एन, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों को सम करना है, ठीक है। यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ओके। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि k को किस तरीके से हम डोनेट करते हैं, और k को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n, और यहाँ पे सेकेंड का इनवर्स, ओके। तो हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है आपका रेट कांस्टेंट,
उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक आपको कोई और दिक्कत आपको आ रही है? यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत परफेक्टली तरीके से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी, और मेरे हिसाब से आपको कोई भी जो डाउट है वो आपको नहीं रहा होगा। ओके, अब अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया है वो हम लोग देखते हैं। वो आपको टॉपिक यहाँ पे दिया है काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, जिसके अंदर आप सबसे पहला अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया है कि रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये सबसे पहले पूछा है। सेकंड आपको दिया है यहाँ पे ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये आपका दूसरा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है डिफरेंट। ओके, तीसरा आपको दिया है रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये आपका तीसरा यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। चौथा है आपका ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अगर आप सेकंड ग्राफ देखते हो, फोर्थ ग्राफ देखते हो, सेकंड वाले में आपको रिएक्टेंट वर्सेस टाइम पूछा था, और फोर्थ वाले में आपको प्रोडक्ट वर्सेस टाइम पूछा है। ओके, ये चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट आपको पूछा है कि हाफ लाइफ यानी टी वन अपॉन हाफ। तो ये यहाँ पे आपको टोटल 5 पॉइंट दिए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, और हर एक पॉइंट को हम लोग एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, और एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया है कि ट्रिक टू रिमेंबर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको सपोज अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद करना है तो आपको कैसे याद करोगे? ओके, तो ये भी तो आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए, आपके पास एक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए आपके दिमाग को कुछ ना एक क्लिक होना चाहिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो आप उसको कैसे डिराइव करोगे। ओके, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपली क्या करना है, एक रिएक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारा ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ से ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, और अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कभी ना कभी तो एक मतलब जब रिएक्टेंट अगर आप क्या करते हो किसी में मिक्स नहीं करते हो तो उसका टाइम क्या होता है, यहाँ पे उसका टाइम होता है 0। ठीक है, तो 0 टाइम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, यहाँ पे आपका फिर कुछ नहीं आएगा। अगर जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो टाइम है वो क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। ओके, तो टाइम बढ़ता चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पे टाइम आप बढ़ाओगे तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट यहाँ से कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट में जाएगा, इसके लिए ए डॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक तो बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पूछा जाए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप किस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, अगर आपको ए नॉट पूछा जाए कि ए नॉट का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या ए से बड़ा है, तो ए नॉट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ए से बड़ा होता है, ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन इज बिगर देन ए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है। ठीक है, ये ए की वैल्यू क्या है, आपकी ए नॉट है, और यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स है। यहाँ पे जब ए की वैल्यू ए होगी तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका 100% होगा, और जब ए नॉट से वो ए में जाएगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे जो ए नॉट है, ए नॉट का जो वैल्यू है वो क्या है, आपका ए से बड़ा है। ओके, तो ए नॉट का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए ओके, यहाँ पे प्लस आपका के टी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर आपका क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट है, ओके, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो आसानी से, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो, दो तीन चीजें कर सकते हो। आप यहाँ पे लॉग ले सकते हो दोनों साइड। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग ओके ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या किया यहाँ पे बोथ साइड पे लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग नहीं एलएन लिया है, तो ये लॉग को यहाँ पे हम लोग एलएन, और लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि लॉग और एलएन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एलएन है ये यहाँ पे हमने लिया है ऑन द बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलएन ए नॉट। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा एलएन। ओके, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
प्लस आपका के टी। ओके, ये आपका क्या हो गया, एल एन का वैल्यू हो गया जो आपने दोनों साइड लिया था। अभी यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन थी कि ए नॉट क्या है, आपका ए से बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन को हम लोग एज इट इज रखते हैं, इसके साथ अभी कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते। ओके, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका पॉइंट इसके बाद आने वाला है, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको इन्वर्स कर देता हूँ, यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/a0 या फिर आपका 1/a। ओके, अभी मुझे बताओ कि 1/a0 है वो क्या होगा, a/1/a से बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। 1/a0 क्या होगा, इससे छोटा होगा 1/a से। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी आपको क्या करना है, ए नॉट की जगह पे आपको 1/a0 लिखना है, और ए की जगह पे क्या करना है, आपको 1/a लिखना है। ओके, बस आपको क्या करना है, इतना ही चेंज करना है। तो ये सिंपली किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे 1/a। ओके, यहाँ पे आपका 1/a है, 1 है, इज इक्वल टू आपका 1/a0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1/a0 प्लस आपका क्या है, यहाँ पे के टी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉर द सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमने ये जो आपका रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, सेकेंड ऑर्डर में आपकी जो एन की वैल्यू है, ऑफकोर्स आपको पता है कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अभी अगर आपको 1/a का स्क्वायर अगर आप करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, 1/a0 का स्क्वायर करते हो। ठीक है, और प्लस आप क्या करते हो, यहाँ पे 2kt करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, और थर्ड ऑर्डर में आपको पता है कि जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, n-1। ओके, उसी तरीके से आप 1 यहाँ पे a का क्यूब कर सकते हो, इज इक्वल टू आपका 1/a0 का यहाँ पे क्यूब, प्लस आपका यहाँ पे 3kt कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आपको 4 आने वाली है। उसी तरीके से आप nth का भी आप निकाल सकते हैं, 1/a। आपको पता है n की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है, यानी जो भी वैल्यू होती है उसमें से आपको 1 माइनस करना होता है। ओके, उसके बाद 1/a0 n-1। ओके, प्लस आपका यहाँ पे आएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय के टी। ओके, ये आपका हो गया किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। ओके, ये nth ऑर्डर के लिए क्या हो गया, आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, आपको ये यहाँ पे जो 4-5 यहाँ पे जो रिएक्शन दिए हैं, चाहे आपका जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर बहुत कम पूछा जाएगा, उसके बाद आपका nth ऑर्डर, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? तो बहुत आसान है काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर निकालना। आपको सबसे पहले इसके अंदर जो कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले जो रिलेशन है, ओके, रिलेशन बिटवीन, ये किसके अंदर रिलेशन है वो आपको यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कुछ 5 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको देखा है रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दूसरा है आपका ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ओके। तीसरा है आपका रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चौथा है आपका ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम। और पांचवा है आपका हाफ लाइफ यानी टी हाफ, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये पांचों पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ओके। सबसे पहला यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा है तो आप मुझे बताओ कि क्या एन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, यानी एन माइनस वन। तो एन माइनस वन क्या होगा, यहाँ पे आपका जीरो होगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। अभी यहाँ पे सपोज मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया। जो रिएक्शन है आपका ए टू पी है, ठीक है। ए टू पी क्या कर रहा है, ये रिएक्शन जा रहा है और ये क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो कांस्टेंट है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर सपोज ये रिएक्शन आपका जीरो टाइम पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट। और पी में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। अगर सेम रिएक्शन अगर आपने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, ओके। ए नॉट माइनस एक्स कैसा है, यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, एक्स होगा। अभी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसका रेट ऑफ यहाँ पे रिएक्शन लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट का क्या है आपका प्लस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको हमने किसके साथ यहाँ पे रिलेशन के साथ रखा है, कांस्टेंट ए के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट और या रेट कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ओके। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आपको इस चीज को भूलना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने आता है और बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डी ए अपॉन डी टी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डी ए अपॉन डी टी को आप क्या कर रहे हो, के सपोज यहाँ पे मैंने डी ए अपॉन डी टी को के से यहाँ पे डायरेक्ट ये किया, ओके। इसको डायरेक्टली हमने इसको रिलेशन में रखा है, डी डी अपॉन डी टी को के साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, ये डी टी को यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो आपका क्या हो गया, ये डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया, डिफरेंशियल रेट लॉ, ओके। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको ये करना है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड इसको इंटीग्रेशन लेंगे, ओके। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ओके। अगर हमने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेटिंग किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो गया ये होगा माइनस डी ए, ओके, इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ए का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। यहाँ पे आपका ए नॉट आ जाएगा और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, क्योंकि जो लिमिट है आपको ए नॉट से ए दी है और यहाँ पे आपको टी जीरो से आपको टी वन दी है, ओके। तो ये आपको लिमिट दी थी। इज इक्वल टू आपको यहाँ पे आ जाएगा के, ये आपका टी, यहाँ पे जीरो से टी तक, ओके, ये आपका लिमिट था। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अंदर आपको ये सिंपली क्या करना है, प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करते हो तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी आपकी ए माइनस ए नॉट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका के और टी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका ये करोगे तो ये a माइनस ए नॉट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस ए नॉट हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट हटाते हो, इज इक्वल टू के टी। आई होप कि आपको ये वाला जो स्टेप है वो समझा होगा, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ पे आपका ए नॉट, ठीक है, ये आ गया माइनस आपका a इज इक्वल टू के टी। उसके बाद ये आपका ए नॉट इज इक्वल टू आपका ए प्लस के टी, ठीक है। तो ये आपकी ये वैल्यू तो आ गई आपके पास ए नॉट की, ठीक है। अभी आपको जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है, आपको के की निकालनी है। तो के की वैल्यू भी बहुत आसान है। आपके पास क्या है, ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, ए प्लस के टी है, ठीक है। अभी आपके पास ए नॉट है और ए नॉट माइनस ए किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा।
और अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू के। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट में आपका ए नॉट माइनस ए। ओके, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, के की वैल्यू को यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमने फाइंड की है। और अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखते हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ concentration of रिएक्टेंट। ओके, तो ये रेट आपका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, रिलेशन में है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ देखेंगे जो है आपका कांस्टेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वर्सेस टाइम क्या है, रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम। तो आपको पता है कि आपके पास एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे वो आपको देखना है। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, तो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपका जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी आया। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आप ऊपर भी देख सकते हो, जो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन मिला है जीरो ऑर्डर का, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, फॉर जीरो ऑर्डर, तो ये इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ए नॉट माइनस ए करते हो तो आपको यहाँ पे आप के टी हो जाता है। ओके, और ए नॉट माइनस के टी करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आपको ए की मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास माइनस के टी। ओके, प्लस आपका ए, ये आपके पास एक वैल्यू है। ठीक है, अभी हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दे, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 दोगे तो आपको पता है जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, स्लोप आप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है आपका m। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका, m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आपकी माइनस के है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद जो आपका इंटरसेप्ट है, जो वैल्यू होता है आपका c, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका a है। ओके, उसके बाद जो x है, x क्या है आपका यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे आ गया। और वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में क्या है आपका a है। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। और आपको ये वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करना है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ओके, अभी मुझे बताओ क्या आप इसका इस्तेमाल करके ग्राफ निकाल सकते हो। ये आपका जीरो हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, और y पे क्या है आपका, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। ठीक है, अभी मुझे बताओ आप यहाँ पे आपको जो k की वैल्यू दी है, ओके, यहाँ पे स्लोप दिया है वो क्या है, माइनस में है। ओके, और यहाँ पे माइनस में है, लेकिन आपको यहाँ पे एक लिमिट भी दी है। वो लिमिट क्या है आपके पास, ए नॉट की लिमिट है। ओके, और माइनस में होने की वजह से जो ग्राफ होगा आपका इस तरीके से आएगा डाउनवर्ड। ओके, तो ये आपका क्या है, ग्राफ का नेचर है। ये आपका इस तरीके से क्या होगा, ग्राफ का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका जो स्लोप होगा, वो स्लोप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस के होगा। और ए क्या है आपका, यहाँ पे ए नॉट क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारे के सारे जो वैल्यू है आपको उनको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है, तो उसको आप क्या करो, यहाँ पे करेक्ट कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट आपको क्या पूछा है, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के हिसाब से क्या करना है, जो रिलेशन है वो आपको बताना है रेट कांस्टेंट के साथ। ओके, अभी आपको पता है, वी नो, सबका अभी आपको किसी तरीके से स्टार्ट करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। ओके, वी नो द इंटीग्रेटेड, ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ expression
ओके। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपके पास है, वो वैल्यू क्या है आपके पास, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। ओके, ये क्या है आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है एक यहाँ पे रिएक्शन वी। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया जिसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या है, के है। अभी अगर मैं ये रिएक्शन को t इज इक्वल टू जीरो पे करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर मैं t1 की जगह t लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अभी क्या करते हैं हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है, ए नॉट माइनस एक्स है, ए की वैल्यू है आपके पास ए नॉट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए नॉट। ओके, इसके बाद a की वैल्यू हमारे पास ए नॉट माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आपका के टी हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो ए नॉट है वो आपका सिंपली कट हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं ए नॉट माइनस एक्स प्लस आपका के टी, ये आपका ए नॉट और ये ए नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, x इज इक्वल टू के टी बचेगा। ओके, आपके पास x की तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप बाकी की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे अगर आपके पास टाइम t1 है, t1 में जो x है वो क्या है आपका 1 है। ओके, अगर आपके पास t2 है तो t2 में क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। अगर आपको इसका कांस्टेंट निकालना है तो आपको कांस्टेंट कैसे निकालना है, आपका x1 अपॉन यहाँ पे t1 फॉर द k1। अगर k2 के लिए निकालना है तो k2 के लिए क्या हो जाएगा आपका x2 अपॉन t2। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, आप दोनों का यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आप निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये सबसे इजी यहाँ पे जो रिलेशन था रेट कांस्टेंट का विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, वो बहुत इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर आपको कोई भी जो डाउट है वो आपको होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपको ग्राफ पूछा है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो बहुत इजी है। जैसे आपको अगर आप पिछले वाला यहाँ पे अगर देखोगे तो पीछे वाले में आपको दिया था x इज इक्वल टू के टी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन में आपको x इज इक्वल टू के टी की वैल्यू दी थी। अगर मैं के टी के बाद यहाँ पे प्लस जीरो कर दूं तो क्या ये रिएक्शन में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं। और ये जो रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी यहाँ पे y क्या है आपका, y यहाँ पे जो वैल्यू है वो है आपका कोऑर्डिनेट। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी x आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो स्लोप है m है, वो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, k है, पॉजिटिव k। आपके पास जो c है, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो c है, यानी c इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है जो है जीरो है। यहाँ पे जो x है, x क्या है आपका कोऑर्डिनेट है। ओके, और ये आपका क्या है टाइम के रिगार्डिंग आएगा जो है एक्स एक्सिस पे। ओके, इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। आपका यहाँ पे क्या है टाइम है। ओके, और यहाँ पे क्या है आपका जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है यहाँ पे एक्स का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अभी मुझे बताओ क्या आप इसमें ग्राफ आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ है हमारा, जीरो है, यानी ये जीरो से क्या हो रहा है पास हो रहा है। और ये जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, जिसका जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव के होगा, जो ओरिजिन से क्या हो रहा है पास हो रहा है। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर तो कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि आप आसानी से जो ग्राफ है वो ग्राफ तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है वो आपको दिया है हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे हाफ लाइफ बोला तो हाफ लाइफ में आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जो टी की वैल्यू होगी वो टी की वैल्यू कितनी होगी, टी वन अपॉन हाफ होगी। ओके, जिसमें क्या होगा अगर टी की वैल्यू वन अपॉन हाफ हो जाती है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका हर जगह आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लेता हूँ ए से अगर पी तक मैं क्या कर रहा हूँ रिएक्शन ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर आपका टाइम क्या है, यहाँ पे अगर आपका जीरो है तो ये क्या हो रहा था आपका ए नॉट हो रहा था। ठीक है, और ये क्या हो रहा था डैश हो रहा था। ये यहाँ पे क्या हो रहा था टी वन इज इक्वल टू टी लिया तो ए नॉट माइनस एक्स हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था आपका एक्स हो रहा था। ओके, लेकिन आफ्टर यहाँ पे अगर आप हमने क्या किया हाफ टाइम लिया। ओके,
यानी सब जगह हमने टाइम को क्या लिया, यहाँ पे हाफ लिया, हाफ। ओके, तो अगर हाफ लाइफ में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब जगह डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे आपको ए नॉट माइनस एक्स आ रही थी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ए नॉट बाई 2 हो जाएगा सिंपली। और अगर आप ए नॉट बाई 2 को यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर देते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया है ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, तो आपको ए की जगह क्या रखना है, ए नॉट अपॉन 2 रखना है, और टी की जगह क्या रखना है, आपको टी हाफ रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका टी इज इक्वल टू टी हाफ है, ये आपका आपको पता है। और ए की जगह क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 है। ओके, तो ये दोनों जो वैल्यू है आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, जो भी आपका इक्वेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट अपॉन 2 है, प्लस आपका क्या है के, टी की वैल्यू क्या है, टी 1 अपॉन हाफ है। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट हो जाएगा, ये आपका ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस आपका के टी 1 अपॉन हाफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ए नॉट अपॉन 2 को आप बाहर निकाल लो, इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, टी हाफ की, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए नॉट अपॉन 2 के हो जाएगा। ओके, तो ए नॉट अपॉन 2 के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये होने वाला है, बहुत सिंपल है। आपको मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये ए नॉट कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा आपका वो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ए नॉट अपॉन 2 बचेगा, और इज इक्वल टू आपका के हाफ बचेगा। ओके, इस तरीके से आप ये आसानी से ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई दिक्कत यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक आज हमने कवर किया है ये बहुत ज्यादा इजी था। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिली है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं करवाए हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल था, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पूछा था, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी थी। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो जैसे हमने कहा है कि प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेट होते रहें, और आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है सीएसआई या नेट केमिकल साइंस के, वो लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।